गुड मॉर्निंग मित्रों, कैसे हो आप लोग। नमस्कार। उम्मीद है कि आप लोग पढ़ रहे होंगे और स्वस्थ होंगे। आपको ये क्लास अच्छा लग रहा होगा और इससे आप कुछ सीख पा रहे होंगे। मित्रों, आज का क्लास आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होगा। इतिहास के प्रारंभिक दौर से लेकर अभी तक का जो मेरा क्लास है, वैदिक समय तक का, इसका क्रोनोलॉजी, उससे संबंधित परिवर्तन और फिर उसका समाज पे प्रभाव और जिसके कारण समाज का निर्माण और समाज में सामाजिक व्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था, सांस्कृतिक व्यवस्था में परिवर्तन हम लोग देखेंगे, समझेंगे। ओवरव्यू कहा जाए तो आज हम लोग रिकैप करेंगे टोटल क्लास का, जो हम लोग प्राग ऐतिहासिक यानी पाषाण काल से आदि ऐतिहासिक और तक जो पढ़े हैं, यानी वैदिक सभ्यता तक जो पढ़े हैं। मित्रों, आज इस क्लास के बाद आपको एक चीज़ समझ में आ जाएगा कि इतिहास का जो अध्ययन है बिल्कुल समझ पे है, ना कि फैक्ट पे। इतिहास को यदि समझना है, यदि सही से इतिहास पे आपको समझ रखना है, तो इतिहास के प्रारंभिक दौर को समझना पड़ेगा। यदि आपका इस पे सही पकड़ हो गया कि कैसे परिवर्तन हुआ इतिहास में, कैसे प्रारंभिक दौर से लेकर के आज तक के समय में सामाजिक व्यवस्था कैसे निर्भर हुई और किस पर निर्भर हुई, क्या कारण था कि सांस्कृतिक व्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था, धार्मिक व्यवस्था और आर्थिक व्यवस्था परिवर्तित हुआ, जिसके कारण आज का मानव, आज की सभ्यता, आज का भारत दिखता है। तो इन सब पे हम लोग बात करेंगे एक एक करके। और चूंकि हम लोग पहले के क्लास में पूरा पढ़ चुके हैं, देख चुके हैं, लेकिन आज का क्लास रिकैप होगा, यानी टोटल जो अभी तक पढ़े हैं 4-5-6 क्लास में, जो 3-4 घंटे का है, छोटे छोटे सीरीज में आपको क्लास दिए हैं तो आप बहुत इससे फ़ायदेमंद होंगे। तो मित्रों, सबसे पहले हम लोग देखेंगे यहाँ पे कि कैसे हम लोग देखे थे इतिहास को 3 भागों में बांटा गया था, प्राग ऐतिहासिक, आधे ऐतिहासिक और ऐतिहासिक। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है कि अभी तक हम लोग उत्तर वैदिक काल यानी वैदिक सभ्यता के उत्तर वैदिक काल तक का अध्ययन कर चुके हैं। यहाँ तक का अध्ययन हम लोग कर चुके हैं। तो आज का क्लास प्राग ऐतिहासिक से लेकर उत्तर वैदिक काल तक के परिवर्तन, इससे जुड़े हुए अध्ययन और इस पे समझ कैसे रखना है, इस पे आधारित होगा। चूंकि परीक्षा में सीधे सीधे यहाँ से क्वेश्चन रहे न रहे, लेकिन यदि इतिहास पे समझ रखना है और इतिहास जैसे रट्टा मारने वाले सब्जेक्ट को समझ बेस पे सही रखना है, इस पे कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा, एग्ज़ाम में अच्छा मार्क्स लाना है, मेंस में अच्छा मार्क्स लाना है, तो आज का क्लास आपको ज़रूर देखना चाहिए और बार बार देखना चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि पूरा पाषाण काल, इतिहास को 3 भाग में बांटा गया था, प्राग ऐतिहासिक, आदि ऐतिहासिक और ऐतिहासिक। हम लोग देखे थे पहले क्लास में कि प्राग ऐतिहासिक वह समय था जिस समय साक्ष्य उपलब्ध नहीं थी, इसलिए उसको पढ़ा भी नहीं जा सकता। तो ये सीधे सीधे प्रमाण के आधार पे, कैसे प्रमाण, तो ऐतिहासिक प्रमाण के आधार पे, पुरातत्व प्रमाण के आधार पे इसमें अनुमान लगाया जाता है इतिहासविदों द्वारा। तो हम लोग यहाँ देखे थे कि मानव पत्थर के साथ जीवन यापन करते थे, जंगल में घूमते थे, जानवर की तरह इनका जीवन, दैनिक जीवन था। इस प्रागैतिहासिक इतिहास को भी 3 भागों में बांटा गया था, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल। हाँ मित्रों, एक और चीज हम लोगों को टोटल ये याद रखना है कि कैसे प्राग ऐतिहासिक काल का समय काल क्या था और वहां से लेकर आज तक, यानी नरेंद्र मोदी जी के समय तक भारत में इतिहास का क्या क्रोनोलॉजी रहा। ये यदि अगर आपको याद रहेगा तो इतिहास बहुत आसान हो जाएगा। तो हम लोग देखें यहाँ प्रागैतिहासिक इतिहास में कि इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन? पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल। अज्ञात समय से लगभग 5 लाख माना जाता है, लेकिन सही में ये अज्ञात समय है।
अज्ञात समय से लेकर के 9000 तक के समय को पूरा पाषाण कहा गया। फिर 9000 से 4000 तक के समय को मध्य पाषाण कहा गया। फिर 4000 से लेकर 2500 तक के समय को, ईसा पूर्व की बात करें, समय को नव पाषाण काल कहा गया। इस समय मानव जीवन में बहुत सारी परिवर्तन आती है और यही वो समय है जिसके कारण आज का दुनिया दिखता है। लेकिन इससे पहले देखेंगे कि पूरा पाषाण काल जो अज्ञात से लेकर लगभग 9000 तक बीसी के समय को कहा गया है, इस समय मानव में किस तरह का परिवर्तन होता है। तो मित्रों, हम लोग पिछले क्लास में देखे हैं कि इसे भी 3 भागों में बांटा गया था, निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल और उच्च पूरा पाषाण काल। क्रोनोलॉजी समय काल की बात करते हैं तो अज्ञात से 9000 के बीच लगभग माना गया 5 लाख से 50,000, 50,000 से 40,000 और 40,000 से लगभग 10,000 या 9,000, 10,000 या 9,000, 10,000 या 9,000 तक के समय को पूरा पाषाण काल कहा गया। ये समय 9,000, 10,000, 4,000 ऐसे इतिहास में जब हम लोग देखते हैं तो जो प्राग ऐतिहासिक इतिहास है और जो आधि ऐतिहासिक इतिहास है उसमें कन्फ्यूज़न है। अलग अलग इतिहासविदों द्वारा, अलग अलग सोर्स द्वारा आप देखेंगे कि अलग अलग समय है। तो ये एक समझ है, इस समझ को आपको याद रखना है। अगर किसी एग्ज़ाम में कुछ आगे पीछे हो तो आप ऑप्शन के आधार पर आंसर देंगे, लेकिन जब मेंस की बात हो तो आज का ये क्लास पूरे एंसेंट हिस्ट्री के लिए बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो मित्रों, अब हम लोग बात करते हैं कि जब मानव पूरा पाषाण काल से आगे बढ़ता है तो मध्य पाषाण काल में आ जाता है। और मध्य पाषाण काल में मानव कृषि करना सीख चुका था। हम लोग देखे थे कि इस समय कुत्ता का पालन यानी पशु पालन करना जान चुका था। लेकिन वही जब हम लोग नवपाषाण काल में आएंगे तब पशुपालन विधिवत करना सीख चुका था, फसल विधिवत करना सीख चुका था, कबीला के रूप में ये कहीं कहीं रुकना भी शुरू कर चुके थे, जो हम लोग पिछले क्लास में देखे हैं। बस उसका बफरिंग कर रहे हैं। फिर हम लोग आगे देखेंगे कि इस तरह से हम लोग प्राग ऐतिहासिक काल के बाद आदि ऐतिहासिक में आ जाएंगे। आदि ऐतिहासिक वही समय है जिस समय का लिपि तो हम लोगों को प्राप्त है, लेकिन अभी तक स्पष्ट तरीका से उसे पढ़ा नहीं गया है, इसीलिए इसे आधा इतिहास यानी पढ़ा गया है नहीं गया है। इस कंफ्यूजन में आदि ऐतिहासिक इतिहास के नाम से जानते हैं। आदि ऐतिहासिक इतिहास में 2 चीज़ें हम लोगों के पास, 2 टॉपिक हम लोगों के पास है। एक सिंधु सभ्यता जिसका नाम हड़प्पन सभ्यता या कांस्ययुगीन सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद के समय को देखेंगे तो वैदिक सभ्यता देखेंगे। तो देख रहे हैं मित्रों, प्रागैतिहासिक अज्ञात से 9000, 9000 से 4000, 4000 से 2500 के बीच है। फिर हम लोग देखते हैं 2500 से 1500 के बीच बीसी यानी ईसा पूर्व सिंधु या हड़प्पा या कांस्ययुगीन यानी कांस्य, तांबा और टीन के मिश्र धातु से बनाया गया एक धातु है जिसे हम लोग कांस्य कहते हैं। कांस्य का प्रयोग मानव करना सीख चुके थे। तो ये समय है, ये नगरीय सभ्यता थी, यानी इस समय ये देखा गया है कि मानव नगर विकसित कर चुके थे और नगर नियोजन इनकी ग्रिड पद्धति में थी। यहाँ जल निकासी बहुत अच्छा था, कचरों का निकासी बहुत अच्छा था, आज की तरह शौचालय हुआ करती थी। तो मित्रों, सिंधु या हड़प्पा सभ्यता बहुत विकसित सभ्यता थी। हम लोग देख चुके हैं पिछले क्लास में, जहां हम लोग देखे हैं कि कैसे इसका समय काल था। इससे संबंधित कुछ व्यक्ति जो इससे संबंधित कुछ जानकारी दिए थे, तो इन सब चीज़ों पे हम लोग अध्ययन कर चुके हैं। लेकिन देखेंगे कि कैसे ये जब आते हैं वैदिक समय में, तो वैदिक समय में तो कैसे इनका जीवन बदल जाता है। नगरीय सभ्यता कहीं ना कहीं ग्रामीण सभ्यता की तरफ बदल रहा होता है। मानव का जीवन कहीं ना कहीं लौकिक से अलौकिक के तरफ धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो चुका होता है। मानव कबीला परिवार से ऊपर उठकर एक ग्राम, आज के ग्राम
उस समय के गण की तरह बन चुका होता है। राजा का निर्माण अब हो चुका होगा, जिसे राजन हम लोग देखे थे। टैक्स अब स्वेच्छा से ही सही, जिसे बलि कहा जाता था, वो देना प्रारंभ हो चुका होगा। यानी राजनीतिक व्यवस्था का बू यहाँ से आना शुरू हो जाता है। तो हम लोग देखेंगे वैदिक सभ्यता को भी हम लोग देखे हैं पिछले क्लास में, दो भागों में बांटा गया। पूर्व वैदिक काल, जिसे ऋग्वैदिक काल के नाम से भी जाना जाता है। क्यों? क्योंकि ऋग्वेद का निर्माण हुआ था, जबकि हम लोग देखेंगे उत्तर वैदिक काल, ऋग्वेद के बाद का काल। चूंकि वेद 4 हैं, हम लोग पढ़े हैं, वहाँ पे ऋग्वेद के बाद का जो वेद का निर्माण हुआ है, उन सभी को हम लोग उत्तर वैदिक काल में लेते हैं। और इस समय मित्रों हम लोग देखते हैं कि किस तरह से वेद के आधार पर जीवन पत्ति होता है और लोग अलौकिक जीवन में अब जीने लगते हैं। धीरे धीरे राजनीतिक व्यवस्था उत्पन्न हो जाती है और समाज में स्त्री की दशा में भी परिवर्तन होने लगता है, पुरुष वर्चस्वशाली होने लगते हैं, समाज में अधिशेष बनने लगता। अधिशेष मतलब पशुपालन और कृषि से बचा हुआ जो शेष भाग है, उससे लोग व्यापार करना प्रारंभ कर चुके होते। और इस व्यापार से जब देखते हैं तो वाणिज्य व्यवस्था बदलने लगती है। तो इन सब कारणों से हम लोग देखेंगे कि समाज में धर्म वर्चस्वशाली हो जाएगा। और ये वही समय है जब मानव के समानता में अंतर आने लगती है। मानव समतावादी न होके असमतावादी में आने लगते हैं, अर्थात वर्ण व्यवस्था आ जाती है। वर्ण व्यवस्था पहले भी थी, लेकिन कर्म के आधार पे, पेशे के आधार पे लोग जो करते थे उनकी वर्ण एक मानी जाती थी। लेकिन अब देखेंगे कि वर्ण व्यवस्था जो है पेशे के आधार पे नहीं होके, कर्म यानी कार्य के आधार पे नहीं होके, जन्म के आधार पे निर्धारित होने लगेगी और राजा भी वंशानुगत होने लगेंगे। तो हम लोग देखते हैं कि उत्तर वैदिक काल आते आते भारतीय इतिहास में मानव यानी भारत का जो समाज है वो बदल चुका होता है। मानव का समाज राजनीतिकरण में आ चुका होता है। मानव का समाज यानी भारतीय प्राचीन भारतीय समाज कहीं ना कहीं जनतंत्र और गणतंत्र, जनतंत्र और राजतंत्र के बीच आ चुका होता है। राजा का निर्माण हो चुका होता है, कुछ लोग वर्चस्वशाली हो चुके होते हैं और कुछ लोग निम्न वर्गीय हो चुके होते हैं। और इसी समय हम लोग देखेंगे कि कुछ धर्म का निर्माण हो चुका होगा, क्योंकि क्षत्रिय और ब्राह्मण में कहीं ना कहीं संघर्ष प्रारंभ हो चुका होता है। तो मित्रों, ये सारा परिवर्तन कि कैसे मानव पाषाण यानी पत्थर के साथ जीवन प्रारंभ करता है और जंगल में घूमते घूमते धीरे धीरे अपने भोजन यापन के कारण एक जगह स्थिर रहने लगता है और धीरे धीरे उनके समाज का निर्माण होता है। और ये समाज धीरे धीरे बड़ा होके गण और गणराज्य में और 16 गणपद में परिवर्तित हो जाता है। और फिर इसके कुछ जगह पे राजतंत्र और कुछ जगह पे गणतंत्र का निर्माण हो जाता है। तो उसके बाद हम लोगों को इतिहास में मिलेगा कि भारत में इसी संदर्भ में एक जनपद मिलेगा जिसे हम लोग मगध का साम्राज्य कहेंगे। और भारतीय इतिहास मगध के साम्राज्य से प्रारंभ होता है, जिसके बीच में हम लोग देखेंगे कि बुद्ध आए और फिर कई धर्म का निर्माण हुआ और अलग अलग जगह पे अलग अलग रिवॉल्यूशन होता है। और इसके परिणाम स्वरूप भारत एक आकर्षित जगह बन जाता है। परिणामतः यहाँ विदेशी आक्रमण प्रारंभ हो जाते हैं। और मित्रों, ये सब हम लोग आगे की क्लास में देखेंगे कि कैसे भारत पे विदेशी आक्रमण होने लगता है और महान साम्राज्य जो मेरे यहाँ के अलग अलग जगह के थे ये कमज़ोर होने लगते हैं और समय के आधार पे काल के चक्र में समाहित होकर के हम लोगों का साम्राज्य टूट जाता है और विदेशी आक्रमणकारी सफल होते हैं। और अंततः भारत में 712 आते आते मुस्लिम साम्राज्य का आक्रमण और उसके बाद भारत में लगभग 1000 के बाद
मुगल कालीन सभ्यता यानी सल्तनत के बाद मुगल कालीन सभ्यता प्रारंभ होती है। समय, मुगल कालीन समय प्रारंभ होती है, सभ्यता नहीं मित्रों, समय प्रारंभ होती है। और उसके बाद हम लोग देखते हैं कि कैसे फिर से मुगल काल भी खत्म होने लगता है और 1707 आते आते वो कमज़ोर हो जाता है। और ये वही समय है जब मध्यकालीन भारत का इतिहास खत्म हो रहा होता है। तो आज का इतिहास यानी अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रभुत्व भारत के धरातल पर मजबूत हो रहा था, वो अपना पैर यहाँ जमा चुके होते हैं या जमा रहे होते हैं। इसी समय हम लोग देखेंगे कि मुगल समय समाप्त हो रहा होगा और ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में पैर जमा रहे होंगे। और धीरे धीरे 1-2 साल के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी धीरे धीरे पूरे भारत के लगभग क्षेत्र पे अपने कंपनी शासन को स्थापित कर चुके होंगे। और फिर हम लोग देखेंगे कि भारत में कैसे अंग्रेजी हुकूमत आता है और भारत की शासन व्यवस्था में अपना दखल देना शुरू कर देता है। और मित्रों, इसके बाद हम लोग देखते हैं कि फिर अंग्रेजी शासन यानी ईस्ट इंडिया का शासन इंग्लैंड के शासन महारानी विक्टोरिया के से संचालित होना शुरू हो जाता है। और ये समय वही समय होगा जब हम लोग आगे किसी क्लास में देखेंगे कि 1858 में महान क्रांति के बाद, प्रथम स्वतंत्रता क्रांति के बाद रानी विक्टोरिया सीधे भारत के शासन व्यवस्था को अपने हाथ में ले लेते हैं और इस तरह से भारत के गुलाम राज्य का समय प्रारंभ हो जाता है। तो मित्रों, ये सारा परिवर्तन अभी तक देख रहे हैं जहाँ कि हम लोग पाषाण काल से अंग्रेज के समय तक, लेकिन यही अंग्रेज का समय होगा, यही ईस्ट इंडिया का समय होगा जिस समय भारत का एक वर्ग धीरे धीरे विकास और बुद्धि के तरफ, बुद्धि यानी विकास के तरफ बढ़ रहा होगा। यानी वो धीरे धीरे इन सब व्यवस्था से प्रभावित होकर के समाज को जगा रहा होगा, जिसे हम लोग नव जागरण का समय भी कहेंगे। और कुछ महान व्यक्तित्व हमारे इतिहास में देखे जाएंगे जो भारत के समाज निम्न वर्गीय उच्च वर्गीय दोनों को जगा करके और फिर भारत को स्वतंत्र कराने का, यानी इस विदेशी आक्रमण का जो 712 में प्रारंभ हुआ था और अलग अलग विदेशी शासन से हटाने का प्रयास करेंगे। और अंततः मित्रों, हम लोग देखेंगे कि कैसे गांधी युग आएगा जिस समय गांधी वर्चस्वशाली होंगे और गांधी के प्रभाव, नेहरू के प्रभाव और अलग अलग क्रांति के परिणाम स्वरूप हम लोग देखेंगे कि कैसे जून 1946 में भारत को स्वतंत्र करने की बात की जाएगी और फिर भारत 1947 में स्वतंत्र हो जाएगा और परिणामतः हमारे यहाँ प्रधानमंत्री का एक पद बनेगा जिस पे नेहरू जी पदासीन होंगे और 1964 में नेहरू जी की मृत्यु हो जाएगी। तो मित्रों 1964 में जैसे ही नेहरू जी की मृत्यु हो जाती है, वो पास हो जाते हैं, तो देखेंगे कि भारत फिर धीरे 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 जनतंत्र यानी गणतंत्र में बदल जाएगा और विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र का उदाहरण बन जाएगा। और उसके बाद हम लोग फिर अध्ययन करेंगे आज तक के भारतीय इतिहास का, यानी आज तक का इतिहास। आज तक के इतिहास में हम लोग देखेंगे कि कैसे जवाहरलाल नेहरू से होते हुए और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक के समय काल में भारतीय समाज परिवर्तित होता है। भारतीय समाज को सुव्यवस्थित और संपन्न करने के लिए अलग अलग शासन व्यवस्था, अलग अलग अधिनियम, और फिर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे कि अलग अलग बदलाव होगा। परिणामतः हम लोग 2014 तक का अध्ययन करेंगे कि कैसे भारत बदला और कैसे समाज पाषाण काल से आज तक का रहा। फिर हम लोग बात करेंगे करेंट इशू जिसके कारण आज का भारत दिख रहा है। तो मित्रों, इस तरह से हम लोग देखें कि कैसे मज़ेदार एक इतिहास है भारतीय सभ्यता का, प्राचीन भारतीय इतिहास का, जो भारत को
एक अध्ययन के आधार पे प्राचीन भारत से मध्यकालीन भारत, फिर आधुनिक भारत और फिर आज के भारत के स्वरूप को दिखलाता है। तो मित्रों, उम्मीद है कि आप इस पूरे लेक्चर को देखेंगे और बार बार देखेंगे, बहुत गौर से सुनेंगे। मुझे लगता है कि इस पूरे कहानी को अगर आप कुछ टाइम सुने 2-4 बार, तो आपको ये बदलाव समझ में आएगा। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है मित्रों। जब ये याद होगा तो आप इसके क्रोनोलॉजी यानी समय काल को भी याद कर पाएंगे, और जब समय काल याद रहेगा तो इसके बीच में बड़े बड़े पर्सनालिटी व्यक्तित्व आएंगे, वो भी आपको याद हो जाएगा। और जब वो याद होगा तो उनसे संबंधित कार्य और उनसे संबंधित हुई घटनाएं भी आपको याद हो जाएगा। और इस तरह से भारत का इतिहास और भारत की सभ्यता आपको आसानी पूर्वक समझ में आएगा, जिसके कारण आप एग्ज़ाम में अच्छा मार्क्स ला पाएंगे। और इस सब के बाद आपके पास जो मेंस एग्ज़ाम होता है, मुख्य परीक्षा होता है, उसमें आप बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर पाएंगे और आप कॉन्फिडेंस के साथ ये समझ पाएंगे कि इतिहास क्या है। फिर आपको रटने की आवश्यकता कम पड़ेगी। तो मित्रों, बने रहिए। अब हम लोग लेके आएंगे, यानी अब हम लोग नेक्स्ट क्लास करेंगे जो होगा क्या, तो ऐतिहासिक इतिहास, भारत का ऐतिहासिक इतिहास, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे प्राचीन भारत का इतिहास। प्राचीन भारत का इतिहास कहने का अर्थ है वही मगध का साम्राज्य, जिसके बाद यानी 600 ईसा पूर्व से लेकर लगभग 712 यानी कासिम के आक्रमण तक, विदेशी आक्रमण, जैसा कि आपको बोले हैं 712 में विदेशी आक्रमण सफल हो जाता है और मुस्लिमों का ये प्रथम आक्रमण भी सफल है। तो 600 ईसा पूर्व से लेकर 712 ईस्वी तक के इतिहास को हम लोग प्राचीन भारत के इतिहास में पढ़ेंगे। फिर हम लोग देखेंगे मध्यकालीन भारत का इतिहास, जो 712 से लगभग 1707 तक के समय को दिखलाएगा। फिर हम लोग देखेंगे आधुनिक भारत का इतिहास, जो 1707 से 1964 के समय और उससे संबंधित घटना और उससे संबंधित परिवर्तन और उसके कारण हुए स्थिति को देखेंगे। फिर हम लोग देखेंगे आज तक का इतिहास, जैसा कि आपको बता चुके हैं आज तक के इतिहास में क्या होगा। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के समय से लेकर के माननीय नरेंद्र मोदी तक के समय, यानी आज तक के दिन के इतिहास में क्या भारतीय संस्कृति, सभ्यता, समाज और धर्म में परिवर्तन हुआ, क्या इनकी शासन पद्धति थी, इन सब चीज़ों पे हम लोग बात करेंगे। तो तब तक के लिए आप अध्ययनरत रहिए और स्वस्थ रहिए मित्रों। बाय, थैंक यू।